संसद के बजट सत्र से ही जुड़ी हुई तीसरा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले देखिए महिला सशक्तिकरण, अनुसंधान, नवाचार पर फोकस, गरीब कल्याण पर फोकस, किसान पर फोकस। किसानों के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए, गरीब कल्याण के लिए 326 करोड़ रुपए, 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबों से बाहर आए हैं। ये अचीवमेंट भी सरकार ने गिनाई इस मौके पर। 9 फरवरी तक बजट का सत्र चलेगा। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज और इस तीसरे दिन में देखिए जाहिर तौर पर कल जो उम्मीदों पर खरा उतरा गया सरकार, क्योंकि जो कोशिश कर रही थी उसमें यही था कि लोगों को खुश किया जाए और इसमें प्रीति कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं। प्रीति बिल्कुल, तो देखिए ये बजट सत्र काफ़ी अहम रहा और सबकी नज़र जिस तरीके से टिकी हुई थी कि क्या खास रहेगा। दरअसल हमने देखा कि विकसित भारत के सपनों की उड़ान देने की पूरी कोशिश यहाँ पर रही है कि किस तरीके से लोगों तक, और ख़ास तौर पर जो गरीबी रेखा का जिक्र करते 25 करोड़ ऐसे लोग हैं पूजा, जो कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी कि उनकी जेब में पैसा आया है। और इसीलिए ये आंकड़ा जब सदन में रखा गया तो फिर लोग काफी खुश हुए। 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया गया है मुफ्त में। इसको लेकर भी एक बड़ी उपलब्धि सरकार ने पेश और की। देखिए साक्षी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। हाँ बिल्कुल, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाई गई है। चुनाव भी आ गए हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि काफी अहम ये अंतरिम बजट रहा है। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली रूफटॉप सोलर योजना के जरिए मिलेगी। इससे फायदा, क्योंकि अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लोगों को इससे होगा। बताइए। अच्छा, ऐसे कई सारे रिएक्शन सामने आने लगे हैं क्योंकि विपक्ष का काम है कटाक्ष करना। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अंतरिम बजट केवल रंग बिरंगे शब्दों का मायाजाल था। बड़े बड़े और खोखले दावे करना सरकार की आदत है। बजट में पिछले वर्ष का ब्यौरा और आने वाले साल का खाका होता है, पर इस बजट में दोनों में से कुछ भी नहीं था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया। देखिए किस तरीके से जाहिर सी बात है, वार पलटवार का दौर तो शुरू होता ही है, और वो भी तब जब चुनाव बेहद करीब हो। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी नजरिए से, चश्मे से इस बजट को भी देखा जा रहा है। और देखिए सबके बीच में लगातार खबरों का सिलसिला क्योंकि जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आज यूपी के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 12 फरवरी तक यूपी का बजट सत्र चलने वाला है। 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है उत्तर प्रदेश का, ये कहा जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश के बजट का कि अगर महत्वता की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि लोकसभा से 80 सीटें जाती हैं और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। इस बीच योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। बजट की शुरुआत 5 फरवरी, बजट पेश करेगी योगी सरकार। 12 फरवरी तक सत्र चलने वाला है। तो देखिए शनिवार को भी सदन की कार्रवाई होगी, ये कहा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी सरकार आगामी 5 फरवरी को वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलने वाला है। विधानसभा की कार्रवाई शनिवार को भी चलेगी, कह दिया गया है, यानी कि सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ नहीं होगा। 10 फरवरी को विधानसभा में बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा केंद्रित रहने वाला यह बजट, साथ साथ राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। इसके बावजूद राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि का अनुमान भी जताया जा रहा है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 यानी कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो राजकोषीय घाटा 174% का अनुमान है, जो कि नए वित्तीय वर्ष 24 और 25 में बढ़कर 186% तक हो सकता है। प्रदेश के बजट में आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 10.8% रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर 5 फरवरी से शुरुआत और इस बीच 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 12 फरवरी तक ये सत्र चलेगा और इस बीच शनिवार को भी कार्रवाई और कामकाज चलेगा, ये कह दिया गया है योगी सरकार ने। और अब बात गुजरात विधानसभा की भी कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत है और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा। भूपेंद्र पटेल इस बजट को पेश करेंगे। ऐसे में राम मंदिर को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव गुजरात सरकार लाएगी। 1 महीने तक चलेगा गुजरात विधानसभा का बजट सत्र और ये कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट ये होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, उसको लेकर अभिनंदन प्रस्ताव भी गुजरात सरकार लाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट ये होगा। तो समझिए कि गुजरात की जनता के लिए माना जा रहा है कि पिटारा बहुत बड़ा सरकार की तरफ से खोला जाएगा, जिसमें बहुत सारी योजनाएं, और इतना ही नहीं, जो फायदा है जनता तक सीधा सीधा गुजरात सरकार के पहुंचाने का बड़ा मकसद
वो नज़र इस बजट में आएगा। विकास कार्य किस तरीके से किए गए हैं या किए जाने हैं, क्या रोड मैप आगे है, कितना पैसा किस सेक्टर में खर्च करना है, आम जनता के जेब में ज़्यादा पैसा डालना है, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। आयुषी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। 411 सड़कें, 1506 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं ठंड के चलते। तस्वीर आप देखिए पहाड़ों की, जहां पर बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते मैदानी इलाकों में भी पारा अब लुढ़क चुका है। देखिए बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट के बीच में भारी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। 411 सड़कें, 1506 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। पहले बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, और अब जब बर्फबारी हुई है तो चारों तरफ आप देखिए परेशानी ही परेशानी हो रही है। ऑरेंज अलर्ट है, 411 सड़कें, 1506 बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो ठप हो चुके हैं। जो भी सैलानी जा रहे हैं, जो यात्री इस वक्त जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ेगा ही, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा था पहाड़ों में इसी बर्फबारी का, क्योंकि चाहे आप श्रीनगर की बात करें जी, आप चाहे हिमाचल की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, चारों तरफ आप बात करें अगर प्रीति, तो हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि अब तक बर्फबारी प्रीति नहीं कुछ हुई। कहना भी चाह रही हैं इसमें, क्योंकि प्रीति खुद क्योंकि पहाड़ों से पहाड़ों ताल्लुक से आती रखती हैं, हैं। बिल्कुल देखिए पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। दरअसल होता ही है ना कि जब पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती और तो आपके मैदानी पापा इलाकों ने तो में, एक वीडियो भी आपको शेयर किया था। हाँ आजकल क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जिस तरीके से बर्फबारी वहाँ पर हो रही है बाकायदा उसका वीडियो बनाते हैं और मुझे तो भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि देखो बेटा इस तरीके से स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है। और वही नज़ारा इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो एक तरफ अगर देखेंगे साक्षी आप, तो पहाड़ों पर क्योंकि अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, काफी इंतजार, क्योंकि आप मुझसे कल कह भी रही थी कि आप पहाड़ों पर जाना तो चाह रही है लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। बर्फबारी नहीं हो रही है और दूसरा छुट्टियां, क्योंकि अब बर्फबारी काम से पहले पहले होता है। सोचिए कि इस बर्फबारी का असर दिल्ली में क्या हो रहा है, साक्षी वो बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, और क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और उस बीच कोहरे की चपेट की वजह से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पूजा हम बात कर भी रहे थे कि सुबह जब हम ड्राइव करके आ रहे थे तो बहुत कितना fog था। ज्यादा कोहरा था, कितना रिस्की होता सुबह है 5 साक्षी। बजे 4 बजे आना रिस्की भी होता है और बहुत ज्यादा आपको सतर्कता बरतने की खासा जरूरत पड़ जाती है कि आपको पार्किंग लाइट्स ऑन करके रखनी है, आपको स्पीड के ऊपर ब्रेक लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किल है। बिल्कुल। फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं, फ्लाइट विमान सेवा क्योंकि प्रभावित हो रही है बिल्कुल साक्षी। बिल्कुल, दिल्ली में कोहरे की वजह से विमान सेवा प्रभावित है। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, आपको धुंध के सिवाय ताजा कुछ नजर तस्वीरें नहीं आज आएगा। की। वही ये ताजा तस्वीरें और कुछ नजर नहीं आ रहा है प्रीति। और ऐसा ही कुछ मंजर सड़कों पे था जब हम गाड़ी चलाकर सुबह आ रहे थे। ये देखिए रोड पे बस जो चल रही है और नजर ही बस नहीं वो आ रही नजर है। नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही, आप पुअर देखिए विजिबिलिटी है और हम लोग तो समझ सकते हैं कि कितनी पुअर विजिबिलिटी। क्योंकि हम 5 बजे आते हैं सुबह घर से। और देखिए अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत 24 पर। यानी कि exclusive जो तस्वीरें मंजर ये 4 हैं। बजे 5 बजे था वही मंजर सुबह 7:30 बजे उजाला होने के बाद भी है। तो ऐसे में आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ध्यान से निकलिए, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। विजिबिलिटी जीरो है, कुछ नजर नहीं आ रहा। पार्किंग लाइट्स ऑन कीजिए, धीरे धीरे अपनी रफ्तार के साथ आप गाड़ी को और चलाइए, जरूरत ज़्यादा हो तेज मत तभी कीजिए। जाए। हाँ अगर जरूरत है तो ही जाए। वर्क फ्रॉम अगर होम आपका है तो फिर आप घर से काम कीजिए। बिल्कुल, और इस बीच दिल्ली से आने जाने वाली कई सारी फ्लाइट्स लेट हैं, कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली आने जाने वाली कई फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। उस बीच शेड्यूल भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो शेड्यूल को पढ़ के जरूर जाइएगा। भारत 24 आपको पूरी जानकारी दे रहा है। आपको बता दें कि कलकत्ता और दिल्ली की फ्लाइट करीब 9 घंटे लेट चल रही है। फ्लाइट रात 10:10 पर उड़ान भर सकती है कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली चंडीगढ़ फ्लाइट खराब मौसम के चलते रद्द की गई है। दिल्ली लखनऊ फ्लाइट खराब मौसम के चलते रद्द की गई है। दिल्ली चेन्नई फ्लाइट खराब मौसम के चलते रद्द की गई है। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट करीब 1 घंटा लेट चल रही। फ्लाइट सुबह 8:45 पर उड़ान भर सकती है। दिल्ली लेह फ्लाइट करीब 1 घंटा लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 9:10 पर दिल्ली से भर सकती है उड़ान। दिल्ली मुंबई फ्लाइट करीब 1 घंटा लेट चल रही है। सुबह 9:45 बजे के आसपास कहा जा रहा है दिल्ली से उड़ान भर सकती है। दिल्ली गोवा फ्लाइट करीब 2 घंटा लेट है। फ्लाइट सुबह 9:50 पर दिल्ली से उड़ान भर सकती है। दिल्ली जम्मू फ्लाइट भी करीब 1 घंटा लेट है। कुल मिलाकर जहां रोड का यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, वहीं विमान सेवा हुई या फिर जो ट्रेन की सर्विसेज हुई वो भी पूरी तरीके से इंपैक्टेड है। प्रीति बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने, इसीलिए हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, ट्रेन है, तो पहले आप स्टेटस चेक कीजिएगा, वरना आपको वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ परेशानी होगी और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि घना कोहरा है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो वहीं अगर बात देश की राजधानी की करें और जिस तरीके से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में जारी है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सर्द बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, एक ही दिन में फरवरी महीने का कोटा पूरा हो चुका है। यानी कितनी बारिश हुई है, गुरुवार सुबह तक की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे फरवरी महीने के बारिश के कोटे को पूरा कर दिया है। इतनी तेज बारिश हुई, इस बारिश ने दिल्ली को सांस लेने को दी 3 महीने की सबसे साफ हवा। ये समझिए कि जब बारिश हुई तो पोल्यूशन हटा, और ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर थी कि वो सांस एक अच्छी हवा में ले सक रहे हैं, क्योंकि अभी तक पोल्यूशन इतना ज़्यादा था। सर्दी भी है, पोल्यूशन है, कोहरा हो जाता है, फॉग की स्थिति जब बनती है तो सांस लेने में परेशानी होती है। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी की, कुछ लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हवा क्लियर होती है, साफ होती है, पोल्यूशन नहीं होता, तो ये एक अच्छी खबर उनके लिए होता है। पोल्यूशन कम होने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिली है, कोहरे से राहत नहीं मिली है, यातायात पूरी तरीके से इम्पैक्ट। लेकिन एक चीज से तो एटलीस्ट ये कह लीजिए कि राहत मिली है, और क्योंकि झमाझम बारिश हुई पूरी दिल्ली में। परसों रात से बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी। आयशी, बिल्कुल प्रीति, तो लगातार हमने बारिश का दौर भी दिल्ली के अंदर देखा, जिसकी वजह से पारा एक बार फिर लुढ़क गया। केवल बारिश ही नहीं, सर्द हवाएं भी चलने लगी, जिसकी वजह से ठंड अब और बढ़ चुकी है। देखिए, पहली वजह ये भी मानी जा रही है कि पहाड़ों में एक तरफ बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से भी यहाँ तापमान में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जहाँ एक ओर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ठंड जाने वाली है, तो वहीं इस बारिश ने आकर ठंड और ज़्यादा बढ़ा दी है। और देखिए, हिमाचल में कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। कुल्लू में लगातार बर्फबारी के कारण से सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है, और जो पर्यटक हैं वो फंस भी गए हैं। देखिए, आमतौर पर यही होता है जब बर्फबारी होती है, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो कई दफ़ा तो पर्यटक वहाँ पर होते हैं, फंस जाते हैं। सड़कों पर मोटी मोटी चादर बिछी हुई है, तो ज़रा सोचिए, ना गाड़ियाँ निकल पा रही हैं प्रॉपर, परेशानी ही परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं प्रीति। बिल्कुल, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, गाड़ियाँ रपटती हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्की ये हो जाता है। और कभी कभी तो देखिए गाड़ी चल भी नहीं पाती। उनको ये समझ आ जाता है ड्राइवर्स को कि यहाँ पर रुकना सही है, वरना सीधा एक तरफ पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं खाई होती है, गाड़ी सीधे वहाँ गिरेगी तो दुर्घटना बढ़ेगी, लोगों को भारी परेशानी होती है, कुछ नजर नहीं आता है। टेम्परेचर इतना माइनस में पहुँच जाता है कि सब कुछ जम जाता है, गाड़ी के जो टायर है वो तक नहीं चलते हैं। और ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे, स्नोफॉल हो रहा है। हालांकि लोग कुछ खुश भी नजर आ रहे होंगे पर्यटक, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये खुशी कम, परेशानी ज्यादा होती है। हाँ, ज्यादा प्रीति, और सबसे बड़ी बात कि शासन प्रशासन के कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस बर्फ को साफ करना, ऊपर से जो सैलानी फंसे हैं उनको बचाना, साथ साथ में जो मौजूदा लोग वहां पर स्थानीय रह रहे हैं उनका भी रखरखाव करना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ताकि एक ट्रैक पर चलती रहे जैसे चलती। बिल्कुल साक्षी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और अमेरिका से जुड़ी एक खबर। भारत को MQ-9B ड्रोन्स अमेरिका के द्वारा दिए जाएंगे। 3.99 अरब डॉलर की डील हुई है। यूएस डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि ये करार दोनों देशों के लिए एक अहम है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका ने सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इंडिया यूएस ड्रोन डील हुई है। अमेरिका ने भारत के लिए 3 अरब डॉलर से ज्यादा के ड्रोन्स की सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का फैसला ले लिया है। इस सौदे के तहत भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन और अन्य संबंधित उपकरण दिलवाए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। अमेरिका ने गुरुवार को लगभग 4 अरब डॉलर, $4 लगभग 33,000 करोड़ रुपए जो कि होते हैं, उसकी अनुमति लागत पर भारत को हथियारों से लैस 31 MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इन ड्रोन से समुद्री मार्गों की निगरानी एवं टोही, गश्ती क्षमता और भविष्य के खतरों से निपटने में भारत की क्षमता में इजाफा होगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि किस तरीके से ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय को अंतरिम बजट में मिले हैं 22,154 करोड़ रुपए, और ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक राहत की खबर है अंतरिम बजट में, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उनको दिया गया है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ का बजट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की होगी वापसी, एक सवाल बनकर रह गया है। आज दिल्ली में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक होनी है। 14 जनवरी को हुई थी पहली बैठक। द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर लगाया जा रहा है। और आगे बढ़ रहे ममता बनर्जी ने कहा, हम अकेले ही लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस पर लगाए भाजपा की मदद करने का आरोप। तो देखिए, इंडिया गठबंधन को बड़ा जबरदस्त झटका लग चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार जा चुके हैं एनडीए के साथ में,
और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ये बात कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है और हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे जब ये ऐलान किया जा चुका है ममता बनर्जी की ओर से। जाहिर तौर पर इसका असर देश की राजनीति पर होगा, और क्योंकि अब ये लग रहा था इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कि एक साथ होकर एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें ज़्यादा दलों को समझ में आ चुका है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाए उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी अपनी उसे सियासी फ़ायदे को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपने तमाम प्रत्याशी खुद उतारेंगे। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। देश बांटने की साजिश कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य का कांग्रेस पर आरोप सामने आया। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों की भी भाषा विभाजनकारी है। कांग्रेस का ये कोई नया तर्क नहीं है, तेजस्वी सूर्य के द्वारा कहा गया। तो देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। विभाजनकारी उनके स्टेटमेंट्स को बताया जा रहा है कि बांटने की पॉलिटिक्स यहां पर कांग्रेस के द्वारा की जाती है। यहां पर डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट के ऊपर बीजेपी ने जवाब दिया है, देश बांटने की साजिश कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। और अब बात कश्मीर की करेंगे, क्योंकि कश्मीर के बारामूला में स्विट्जरलैंड जैसा नजारा दिख रहा है। बर्फबारी के बाद सफेद चादर से लिपटी दिखी है वादियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वीडियो को शेयर किया है और देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विट्जरलैंड हो, नहीं लेकिन ये कश्मीर है। यह है कश्मीर की वादियां। बारामूला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। बर्फबारी का दौर जारी है। जहां तक नजर जाती है सफ़ेद चादर ही नज़र आती है और ऐसे में पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इंतज़ार दिल्ली एनसीआर के आज जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो करते हैं कि कब बर्फबारी का दौर शुरू हो, कब वह ऐसा नज़ारा देख सके। और अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इस वीडियो को शेयर किया गया है। और अब जाहिर सी बात है, लगता है कश्मीर जो जाने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि नज़ारा बेहद खूबसूरत सा जन्नत सा नज़ारा है। लग ही नहीं रहा है कि ये कोई आप ऐसा कोई नहीं समझेगा कि इंडिया की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड की तस्वीरें, क्योंकि आमतौर पर जो तस्वीरें हमने देखी है कि अगर वहाँ पर कोई शूटिंग के लिए जाता है, किसी फिल्म का शूट होता है, लोग घूमने जाते हैं तो ऐसी तस्वीरें नज़र आती है। लेकिन ये जन्नत यानी कि हिंदुस्तान का जन्नत कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और ऐसा लग रहा है कि जैसे न जाने अब यहाँ पर कितने पर्यटक जाएंगे। देखिए, कोर्ट में आज कौन कौन से मामले हैं। पत्नी से हर हफ्ते 2 दिन मुलाकात की मांगी इजाज़त। मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा शराब घोटाला मामला जिसमें सुनवाई जिसका जिक्र भी हुआ। आगरा जामा मस्जिद विवाद मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, आज मामले पर सुनवाई होगी। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विशेषज्ञों की जो टीम है वो याचिका का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। तो ये वो मामले हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।